प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मृदा के ठोस भाग का संगठन लिखिए। तो मृदा के यदि ठोस भाग का संगठन यदि पूछा जाता है तो जैसा कि यहाँ पर डायग्राम से आपको आरेखित चित्र के माध्यम से समझा रखा है कि मृदा में जो ठोस भाग होता है वो 50% होता है और रंध्रावकाश है 50% होता है। कहने का मतलब यह है यदि हम अवस्था के आधार पर बांटे मृदा को तो ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस 50%, द्रव 25% और गैस 25%। तो द्रव और गैस है उन दोनों को यहाँ पर 50% के रूप में रंध्रावकाश के रूप में दर्शा रखा है। तो यदि रंध्रावकाश पूछा जाए तो 50% है, जिसमें कि आपको पता है द्रव के रूप में जल रहता है और गैसें रहती है। यदि ठोस की बात की जाए तो ठोस में भी जो हम बात करते हैं, अब क्वेश्चन आ गया कि मृदा के ठोस भाग का संगठन ज्ञात कीजिए, इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि ठोस भाग का पूछा जाए तो उसमें 45% है वो आपके खनिज पदार्थ होते हैं और 5% कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवांशों से बनते हैं, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं आदि से। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, चट्टानों के अपक्षय से मृदा निर्माण कितने प्रकार से होता है। तो चट्टानों का अपक्षय है उसी से मृदा का निर्माण होता है, ये हमने भली भांति पूर्व में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर 3 प्रकार से मृदा का निर्माण होता है कि एक तो भौतिक जिसको यांत्रिक भी कहते हैं, और दूसरा है रासायनिक अपक्षय और तीसरा है जैविक अपक्षय। हम इसमें देखें कुछ उदाहरण देखते हैं कि भौतिक या यांत्रिक से क्या अभिप्राय है, जैसे कि हवा के माध्यम से या तापक्रम टेम्परेचर से, जल या बर्फ़ और हिमजल है वो जो बह के आता है उससे भी मृदा का निर्माण होता है। चट्टानों को रिवा के लेके जाता है, हवा है मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है। तो तापक्रम के माध्यम से चट्टानों का टूटना जो कम ज़्यादा होता है, तो यदि फिर बरसात आ जाती है जल उस पर आ जाता है तो क्रिया होती है। इस तरह से अपने इनको पढ़ा था। तो भौतिक माध्यम से, यांत्रिक माध्यम से, और दूसरा है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय से अभिप्राय है जल अपकरण की अभिक्रिया होना, ऑक्सीकरण, अपचयन, विलयन, ये इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। विस्तार से आपने इसको पढ़ा हुआ है, इसको अच्छी तरह और देख लेना बुक से। तीसरा क्वेश्चन है जैविक अपक्षय। तो तीसरा बिंदु जैविक अपक्षय के अंतर्गत आता है मानव और पशु, पेड़ पौधे। तो मानव पशु की गतिविधियाँ, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव जिनमें कि जीवाणु, फंगस, कवक आदि होते हैं। तो इस प्रकार से इन सब का योगदान होता है मृदा निर्माण में। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों की जानकारी दीजिए। तो मृदा निर्माणकारी जो कारक हैं वो उनको अपन यदि बांटें तो सक्रिय और निष्क्रिय 2 प्रकार से बांटते हैं। तो ये ध्यान रखें, उसमें हमने पढ़ा था कि मृदा निर्माण में अपक्षय किस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है, कौन कौन से प्रक्रम से, और ये क्वेश्चन है कि मृदा का निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें सक्रिय और निष्क्रिय है। सक्रिय कारक जो इम्पोर्टेंट है इसमें जलवायु और जीवमंडल आता है, बायोस्फीयर में सभी जीव जंतु वगैरह आ जाते हैं और जलवायु है। और निष्क्रिय कारक है उसमें पैतृक पदार्थ, स्थलाकृतिक, समय आदि को माना गया है। पैतृक पदार्थ में जैसा कि आपको पता है चट्टानें आदि इसके अंतर्गत आती है। तो ये सभी कुल मिलाकर हम ऐसे कह सकते हैं कि जैविक और अजैविक जो घटक है वो मिलकर के ही मृदा का निर्माण करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समय मृदा निर्माण को किस प्रकार प्रभावित करता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था समय एक प्रकार से निष्क्रिय कारक होता है मृदा निर्माण में। तो समय किस प्रकार से प्रभावित करेगा, तो जैसे कि समय है, समय मृदा निर्माण का एक निष्क्रिय कारक है। समय के साथ ही अविकसित मृदा है वो धीरे धीरे पूर्ण विकसित मृदा में परिवर्तित होती जाती है। क्योंकि अपन ने जो पढ़ा था तो मृदा निर्माण के बारे में तो कि मृदा एक बार में नहीं पड़ जाती है, बन जाती है, लगभग इसको बनने में 200 वर्ष लग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मृदा परिच्छेदिकाओं के विभिन्न संयंत्रों को विकसित होने में समय लगता है। तो हम देखो समय पर टिप्पणी कर रहे हैं कि समय किस प्रकार से मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। तो काफ़ी समय लग जाता है समय के साथ साथ, यानी मृदा का निर्माण होगा। मृदा परिच्छेदिकाएँ हैं उनके विभिन्न संयंत्र है वो विकसित होते हैं और संयंत्रों का विकास भी समय के साथ साथ जलवायु और पैतृक पदार्थों की प्रकृति, जीवमंडल, स्थलाकृति के पारस्परिक कारकों अर्थात जैविक और अजैविक घटकों पर निर्भर करता है। अभी हमने जस्ट
इससे पहले पढ़ा था कि मृदा निर्माणकारी कारक दो भागों में बांटे गए, सक्रिय और निष्क्रिय। तो दोनों को समय के साथ साथ दोनों की जो पारस्परिक क्रियाएं होंगी उसी से मृदा का निर्माण होता है। अर्थात एक पूर्ण विकसित मृदा परिच्छेदिका विकसित होने में 200 वर्ष लग जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन रिक्त स्थान में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने वर्ष लग सकते हैं? 200 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, जीवांश पदार्थों के विच्छेदन को पीएच किस प्रकार प्रभावित करता है? तो जीवांश पदार्थ है उनका विच्छेदन भी होता है, मृदा में उसका प्रमुख योगदान होता है। तो पीएच किस प्रकार प्रभावित करता है? जैसा कि आपको जानकारी है कि पीएच मान 7 उदासीन जो बिंदु होता है इस पर सर्वाधिक विच्छेदन होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है। पीएच मान इतने पर सर्वाधिक विच्छेदन होता है जीवांश पदार्थों का। तो यहाँ पर 7 आपको फिक्स याद रखना है, क्योंकि 7 से कम होने पर अम्लीय माध्यम हो जाता है, 7 से अधिक होने पर क्षारीय हो जाता है। तो 7 से कम या अधिक होने पर विच्छेदन कम होगा, इसलिए हमें ये जानकारी है कि 7 से अधिक कम होता है। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि भाई मृदा जीवांश पर यदि पीएच मान कम होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमें ध्यान रखना है कि कम हो या अधिक हो तो विच्छेदन कम हो जाएगा। तो ये इसीलिए देखो एक इसमें क्वेश्चन है जो आता है कि अम्लीय मृदा में चूना मिलाने पर विच्छेदन की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको लिखना है कि अम्लीय मृदा में चूना मिलाने पर विच्छेदन की गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि अम्लीय माध्यम होगा जब तो यानी कम होगा विच्छेदन, लेकिन जैसे ही चूना मिलाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा? अम्लीय प्रभाव कम होते जाएंगे, इसलिए उसका विच्छेदन भी बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ह्यूमस के कोई से 4 भौतिक गुण लिखिए। यहाँ भौतिक गुणों की बात कर रहा हूँ मैं, तो देखिए रासायनिक गुणों की नहीं है। तो देखिए पहले जैसे मैंने 6 बिंदु इसमें लिखे हैं, आपको आसानी से याद कर सकते हो। कोई से 4 बिंदु पूछे तो 4 लिखना है, 6 पूछे तो 6, 5 पूछे तो 5। तो गहरे भूरे रंग का एक जटिल पदार्थ होता है ह्यूमस। आपको पता है हमारी मृदा है जो उपजाऊ होती है इसी की वजह से होती है, जो ऊपरी परत होती है। अक्रिस्टलीय तथा कोलोइडी पदार्थ होता है, ऋणात्मक आवेश पाया जाता है इस पर, इनके कणों पर, और जल धारण की क्षमता भी अधिक होती है। ह्यूमस होगा, खाद होगा, अपने को पता है यदि कार्बनिक खाद भी होता है तो वो भी उसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, जीवांशों से बनी हुई खाद उसमें भी, तो उनकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। अम्लीय गुण अधिक होता है और जल में अविलेय होते हैं ये। इस तरह से अगला क्वेश्चन फिर हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके विभिन्न प्रक्रम लिखिए। तो मृदा में सदैव नाइट्रोजन की अधिक मात्रा का अंतर्ग्रहण तथा अनेक रूपांतरण निरंतर चलते रहने पर नाइट्रोजन का लाभ या हानि उसमें ह्रास होता रहता है। अतः इस प्रकार से होने वाले नाइट्रोजन के संयुक्त प्रक्रम को हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। मृदा में यानी कि मिलती भी रहती है, मृदा से बाहर निकलती भी रहती है नाइट्रोजन अनेक रूपों में। तो इस तरह से अंतर्ग्रहण होता है, उसका लाभ और हानि होती रहती है। इसको अब क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन चक्र का प्रक्रम जो है वो किस प्रकार से, इसमें नाइट्रोजन चक्र का प्रक्रम है उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो स्थिरीकरण और एक है खनिजन। अब यहाँ देखिए स्थिरीकरण है और खनिजन क्या है। तो खनिजन में क्या होता है कि नाइट्रोजन है उसका कार्बनिक जो रूप होता है वो खनिजन से क्या होता है अकार्बनिक रूप में परिवर्तित हो जाता है, और नाइट्रोजन का अकार्बनिक रूप है वो स्थिरीकरण से क्या हो जाता है नाइट्रोजन का कार्बन के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ये ध्यान अपन को रखना है। देखो इस तरह से ये डायग्राम बना रखा है। यहाँ नाइट्रोजन का जो कार्बनिक रूप है वो खनिजन के माध्यम से क्या होता है अकार्बनिक रूप में, और अकार्बनिक जो रूप होता है वो स्थिरीकरण से कार्बनिक रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो नाइट्रोजन प्रक्रम को 2 भागों में बांटा गया, ध्यान रखना है, स्थिरीकरण और खनिजन। अब एक इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ खनिजन की, खनिजन में जो 3 प्रक्रियाएँ हैं आपके, एक तो अमीनीकरण, एक अमोनीकरण और एक नाइट्रीकरण। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए खनिजन क्या है, तो अमीनीकरण या एमिनीकरण कहते हैं। एमीन, इससे ध्यान रखें नाम से ही एमिनीकरण, और ये अमोनीकरण। तो एमिनी का मतलब एमिनो अम्ल बनता है इसके अंतर्गत, और इसमें अमोनीकरण में अमोनिया बनता है या अमोनियम आयन बनते हैं, और नाइट्रीकरण में नाइट्राइट और नाइट्रेट बनते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, नाइट्रीकरण प्रक्रम को समझाइए। अब हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि खनिजन में नाइट्रीकरण होता है, तो नाइट्रीकरण क्या है। तो नाइट्रीकरण के बारे में भी हम समझते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन अमोनियम आयन से नाइट्रेट आयन में परिवर्तित हो जाती है। तो नाइट्रोजन का किसमें रूप में हो जाएगा, अंततोगत्वा जो नाइट्रेट है उसमें उसका परिवर्तन हो जाएगा। ये
प्रक्रम वायुजीवी प्रक्रम होता है। दूसरी बात है स्वपोषी जीवाणु या बैक्टीरिया है उनके द्वारा होता है, जो 2 वर्गों में बांटे गए हैं। तो ध्यान रखें, अमोनिया से नाइट्रेट में बदलना नाइट्रीकरण कहलाता है, शॉर्ट रूप में अपन ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें एक और ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि नाइट्रीकरण प्रक्रिया में जो कौन कौन से जीवाणु भाग लेते हैं, तो उनको कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया। तो नाइट्रोसोमोनास और दूसरा है नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोसोमोनास, तो इसमें देखिए यहाँ पर मोनास का मतलब आपको पहले भी बताया गया था बच्चों कि मोनास का मतलब इसमें क्या बनेगा, अमोनियम बनेगा, और नाइट्रोबैक्टर है इसका मतलब नाइट्रेट बनाएगा, नाम से पता चल रहा है यहाँ पर। तो देखिए आगे हम देखते हैं प्रथम वर्ग, फर्स्ट वर्ग के बैक्टीरिया अमोनियम आयन है उसको नाइट्राइट में बदल देते हैं, पहले नाइट्राइट में बदलेंगे, और जो सेकंड वर्ग के बैक्टीरिया है वो नाइट्राइट है उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं। तो ये देखिए इसमें अभिक्रिया के माध्यम से भी आपको समझा रखा है कि अमोनियम आयन है अमोनिया, तो अमोनियम को क्या कर रखा है, जैसे ऑक्सीजन से क्रिया की नाइट्रोसोमोनास, तो देखिए यहाँ पर मोनास का मतलब अमोनिया पर क्रिया कर रहा है ये, तो अमोनिया पर क्रिया कर रहा है अमोनियम आयन पे, और ये NO2 अर्थात नाइट्राइट बना देगा, नाइट्राइट आयन, जल के 2 अणु निकल जाएंगे और 4 हाइड्रोजन के आयन निकल जाएंगे और न्यू सेल्स बनेगी अर्थात एनर्जी निकलेगी इसमें। दूसरी अभिक्रिया ये नाइट्राइट जो बनेगा इस पर क्रिया करेगा फिर नाइट्राइट पे नाइट्रोबैक्टर था, ये क्या बनेगा, नाइट्रेट बनाएगा। तो देखो ऑक्सीजन से क्रिया की और ये 2NO3 आयन प्लस E अर्थात न्यू सेल्स बनेगी। इस तरह से हम इस अभिक्रिया को देख सकते हैं। ध्यान रखें हमारे जो पुस्तक दे रखी है उसमें आपके सारे समझ में नहीं आ पाएगा क्योंकि उसमें समीकरण संतुलित नहीं हो रही है, इसलिए इसको अच्छी तरह देख लें वे सब। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, केओलिनाइट मृत्तिका क्ले का संरचना सूत्र एवं पंक्ति संरचना बनाइए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों आपको पता है क्ले है वो 3 प्रकार की, जो 3 वर्गों में बांटा गया है आपके 3 समूह में, केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट और एकिलाइट। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको केओलिनाइट के बारे में, और इसके बाद में उनके सूत्र भी आपको याद रखने हैं। तो इसका आप याद रखिए कि संरचना सूत्र क्या है, Al4 Si4 और O10 और OH8 ब्रैकेट बंद करके लिख देंगे अपन। तो इस तरह से यहाँ ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम और सिलिकॉन है उनके तो 4 है परमाणु और ऑक्सीजन के 10 है, और ये हाइड्रोक्सिल है तो उसके 8 है, क्योंकि इसकी जो संरचना होती है उसमें एक और बात ध्यान रखनी है, जो परतें होती है एल्यूमिना और सिलिका उनके मध्य ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल पाया जाता है, इसलिए ये भी ध्यान रखना है आपको। देखिए तो केओलिनाइट जो संरचना है उसको अपन देखते हैं कि इसमें जो परतें किस प्रकार से होती है कि ऊपर एल्यूमिना होती है और नीचे सिलिका होती है, फिर इसी प्रकार से यहाँ एल्यूमिना है और यह सिलिका है। तो देखिए यहाँ पर इनके बीच में मैंने जो रेड कलर से जो बना रखे हैं ये गोले, तो ये क्या है, ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल। तो इसलिए इनमें क्या होता है, इनकी मजबूती से ये जुड़े रहते हैं ये परतें, और ये प्रसारित दूरी है। इस तरह से हम इसका संरचना जो पंक्ति संरचना सूत्र है वो बना सकते हैं, ये याद कर लें अच्छी तरह। एक और यहाँ पर जानकारी देना चाहूँगा कि ये केओलिनाइट है, केओलिनाइट के अलावा अपन ने इलाइट और जो मोंटमोरिलोनाइट है उसमें हमको ध्यान रखना है, यहाँ जो सिलिका है तो एक और आ जाएगी तो सिलिका एल्यूमिना की परत है, इस तरह 3 परतें हो जाती है उसके अंदर। देखिए बच्चों इसके बाद में इसके बारे में कुछ हम पॉइंट्स देखते हैं। तो पहला बिंदु है इसका कि इसका संरचना जो टाइप है वो 1:1 टाइप का होता है केओलिनाइट का, और उसका आपको पता है वहाँ पर उसका अनुपात चेंज हो जाता है, 2:1 होता है किसका, इलाइट का और मोंटमोरिलोनाइट का। ऐसा क्यों आपको पता है 2:1 क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर एक सिलिका की परत ऊपर और आ जाती है। तो उसमें ध्यान रखें आप बच्चों कि सिलिका 2 परतें होती है और एल्यूमिना बीच में परत होती है, तो यहाँ उसमें ये ध्यान रखना कि सिलिका की एक परत पर और बनानी है हमको। इसी प्रकार से यहाँ भी एक और परत बना देंगे, तो सिलिका और सिलिका के बीच में एल्यूमिना होता है, तो इसलिए 2:1 होता है वहाँ पर, और केओलिनाइट में 1:1 टाइप की होती है, एक एल्यूमिना और एक सिलिका। तो देखिए सिलिका और एल्यूमिना परत आपस में ऑक्सीजन या OH के द्वारा जुड़ी रहती है, इसलिए मजबूती से जुड़ी रहती है। केवल बाहरी जो सतह है वही क्रियाशील होने के कारण CEC अर्थात केटाइन एक्सचेंज जो कैपेसिटी है, धनायन विनिमय क्षमता है, वो बहुत कम होती है। ये ध्यान रखना, केवल बाहर, केओलिनाइट नाम भी केवलिनाइट है तो केवल बाहरी परत ही क्रियाशील होती है, इसे अच्छी तरह याद रख लेना। इसे केओलिनाइट अर्थात केवल बाहरी
सतही क्रियाशील होना, जिसके कारण इनमें धनायन उन्मेष क्षमता बहुत कम पाई जाती है, अर्थात 3 से 15 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। लेकिन सरंध्रता व पारगम्यता अत्यधिक होती है, ये भी ध्यान रखें, इसका अपोजिट है। और इसी के अलावा जो इसका को एक का याद कर लिया तो इसका अपोजिट दूसरे होंगे, इलाइट और केओलिनाइट के गुण। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और लिया है हमने यहाँ पर कि कौन सी मृत्तिका क्ले समूह संरचना में 2 इकाइयों के मध्य पोटेशियम आयन पाया जाता है। पोटेशियम किसके मध्य पाया जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाइट जो समूह की संरचना है उसमें पोटेशियम भी पाया जाता है। तो कोई इसका संरचना सूत्र देखिए, इलाइट और मोंट मोरिलोनाइट का सूत्र एक जैसा है, सिर्फ अंतर इतना सा है, इसमें पोटेशियम को भी आपको सूत्र में दर्शाना है। यहाँ पर चेंजेस क्या कर दिया कि यहाँ पर एल्यूमिनियम Al4Si8 है, जबकि अपन ने पढ़ा था अभी केओलिनाइट में यहाँ Si4 है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना, वहाँ पर जो केओलिनाइट है उसमें 8 था और यहाँ पर 4 है, तो ये चेंज कर रखा है, इतना सा ध्यान रखना है इसे। यहाँ Si4 है उसमें केओलिनाइट में, यहाँ पर 8 है, और यहाँ उसमें क्या था 8 था, यहाँ 4 है, और यहाँ 10 था उसकी जगह 20 हो जाएगा। तो अच्छी तरह आप इस सूत्र को याद कर लेना। ठीक है, आज इतना ही। थैंक्स, सभी को शुभकामनाएं।